हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है बिहार अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रशांत आप सभी का फिर से तहे दिल से नमस्कार करता हूं। और साथ ही साथ हमारा जो अभी वन लाइनर सीरीज है उस सभी में जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं उसको लेकर मैं आया हूं, जो कि बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए अभी बायोलॉजी के सीरीज में कुछ अच्छे से प्रश्नों को देखेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप अगर देख रहे हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो है उसका बटन जरूर प्रेस कर दें। साथ ही साथ अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन जो है वो अपने आप प्ले स्टोर से जाकर जरूर इंस्टॉल कर लें। तो चलिए फिर हम अपने वायरल जो साइंस सीरीज है उसके अगली कड़ी में चलते हैं। तो अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। और हमने अभी आपको क्योंकि कहा था क्वेश्चन के जो सीरीज होंगे वो क्वेश्चन के सीरीज आपको रेंडमली होंगे। हो सकता है कि आपके फिजिक्स के हो जाएं, केमिस्ट्री के हो जाएं और फिर बायोलॉजी के हो जाए। तो अभी जो हम देखेंगे कुछ जो बायो के प्रश्न हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको जो मैंने कहा इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए मित्र आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना चाहिए, जो क्लास की नोटिफिकेशन समय मिलती रहे। ये जो क्लास है आपको मॉर्निंग में, ठीक है, रेगुलर 0:30 यानी 6:30 AM में ये क्लास आपको मिल जा रही होगी। ठीक है, रेगुलर ये क्लास आपकी 6:30 बजे सुबह उठते ही आपको वन लाइनर ये 20-25 मिनट का क्लास जो है आपको दिख जाएगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। तो चलिए फिर इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस पर भी चर्चा बाद में करेंगे। तो पहले ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ये जो सीरीज है इसमें हम आगे की ओर चलते हैं। ये सारी जो क्वेश्चंस हैं वो कल हम लोगों ने किया था। ठीक है, आज इससे आगे बढ़ते हैं। पादप का, ये लवक का, ये कल हमने पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा था। आज थोड़ा सा कुछ इसके स्ट्रक्चर और इनसे संबंधित चीज़ों पर पढ़ने का प्रयास करेंगे, फिर इससे क्वेश्चंस भी करने का प्रयास करेंगे। तो आपके सामने दोस्तों ना कुछ ये जो है ना कुछ फिगर्स दिख रहे होंगे, कुछ फोटोज दिख रहे होंगे। और इस फोटो की बात करें, इस फिगर की बात करें तो ये क्या है हमारा, तो एनिमल सेल है। ये क्या है, एनिमल सेल है। और इसका स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करना है कि दोस्त ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे होंगे, एनिमल सेल के कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। और जब सेल ऑर्गेनल्स और इसके फंक्शंस के बारे में हम समझेंगे तब चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हो सकता है थोड़ी सी आपको देखने में दिक्कत हो, लेकिन मैं हर एक पार्ट को लिखता जाऊँगा कि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। आते हैं सबसे पहले, तो आप देखें यहाँ पे हर एक पार्ट्स के विषय में मैंने पहले आपको बताना है। उसके बाद आपको कुछ वर्कशीट दूंगा, उस वर्कशीट पे आपको बताना है कि कौन कौन सा पार्ट है और उस पार्ट का क्या क्या फंक्शंस है। सबसे पहले चलते हैं, सबसे इंटरनल सोर्स की बात कर ले तो सबसे अंदर में जो आप देख रहे हैं ये सबसे इंटरनल जो सोर्स है, ठीक है, जो ब्लू कलर का है, ये क्या है, तो हम कहेंगे ये न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, सबसे अंदर की बात करते हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है, अर्थात केंद्रक की बात करते हैं। ये सबसे अंदर में क्या है, केंद्रक की बात करते हैं। उसके बाद आप देखें केंद्रक से जब जो ही आप बाहर आते हैं तो ये क्या होगा, न्यूक्लियस के बाहर एक पूरा का पूरा लेयर होता है, मेम्ब्रेन होता है। आप यहाँ पर देखेंगे न्यूक्लियस के बाहर ना ये येलो कलर का मैं यहाँ पे करता हूँ कि ये क्या है, ये आपके न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ एक येलो कलर का, इसे कहते हैं मेम्ब्रेन है, अर्थात ये एक परत होता है। क्या होता है, ये एक परत होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये चारों तरफ क्या है, एक परत है। यहीं पर अगर हम बात कर ले तो ये जो हमारा पार्ट है ये, इसी को हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। ध्यान से देखेंगे इस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, तो इसे हम लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम अर्थात इसमें अगर हम बात करें तो इसे ही आप आत्महत्या की थैली कहते हैं। सुसाइडल वेजल के नाम से हम इसी को जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि इसमें कुछ अपघट्ट जो हैं होते हैं। अगर अपघट्ट की बात करें तो इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कोशिका में जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको पचाने का कार्य करती है। खास करके समझिए कि कोशिका जब भोजन कर रही होती है या किसी चीज़ का निर्माण कर रही होती है तो जो कोशिका के लिए बेहतर चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ जो ऐसी चीज़ें जो जरूरी है वो तो कोशिका अवशोषित कर लेती है, उसे एनर्जी के फॉर्मेट में लेके बॉडी के हर एक पार्ट तक ये जो चीज़ें हैं हर जगह इधर उधर अपना चली जाती है। लेकिन कुछ जो अवशिष्ट पदार्थ है उसमें से मान के चलिए तो उसे एक नष्ट करने के लिए एक गार्ड के रूप में जो पार्ट्स होता है सेल ऑर्गेनल्स का, वो क्या होता है, लाइसोसोम होता है। और लाइसोसोम कभी फट जाए तो भाई सेल ऑर्गेनल्स जितने हैं उसको भी पचाने की क्षमता रखती है, अर्थात डाइजेशन करने का काम जो है वो किसका होता है, लाइसोसोम का होता है। ठीक है, तो सेल के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको पचाने का कार्य कौन करती है, तो कहेंगे उसको पचाने का कार्य लाइसोसोम करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट पर जब हम बात करते हैं
तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लाइसोसोम वाली कहानी तो कंप्लीट हो गई कि लाइसोसोम का क्या है। उसी तरह से कल हमने आपको कहा था वैक्यूल्स की बात कहा था, क्या वैक्यूल्स की बात कहा था, वैक्यूल्स आपको याद होगा, जिसमें मैंने कहा था कि भाई ये क्या होता है वैक्यूल्स, रसधानी आपने सुना होगा, क्या रसधानी, जिसी को क्या कहते हैं हम लोग रसधानी की बात करते हैं। और रसधानी दोनों में होती है, क्या होती है, प्लांट में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है, लेकिन प्लांट में ज्यादा होती है, बड़ा होती है, ठीक है। तो ये आपको कल ही प्रश्न में कहा गया था कि जल का संचय करने की बात करते थे। उसी तरह सेंट्रियोल्स हैं, ठीक, क्या है सेंट्रियोल्स, ये देख रहे होंगे, ये जो पहले फिगर को मैं दिखाना चाहूंगा, ठीक है, सेंट्रियोल्स हैं। उसी तरह इसमें देखेंगे कि ये जो पूरा है ना एक लिक्विड है, ये जो पूरा आप देख रहे हैं जिसमें पूरा सेल ऑर्गेनल्स क्या होती है, तैर रही होती है, सेल ऑर्गेनल्स जिसमें तैरती है उसे क्या कहते हैं। तो सवाल आता है कि जितने भी कोशिका के अंग हैं जो उसमें क्या करती है, तैर रही होती है, तैरती है, तो किस में तैरती है, तो उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। उसे क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, साइटोप्लाज्म कहा जाता है, जिसमें कोशिका के जितने भी अंग होते हैं वो तैरते हैं। कोशिका के जितने भी अंग होते हैं वो किस में तैरते हैं, साइटोप्लाज्म में। अर्थात साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसे कहा जाता है कोशिका अद्रव। क्या कहा जाता है, इसे कोशिका अद्रव कहा जाता है, जिसमें कोशिका के जो अंग हैं इसी द्रव में तैरते रहते हैं। अर्थात अगर कोशिका द्रव मान के चलिए समाप्त हो जाए तो क्या ये सेल ऑर्गेनल्स जीवित रह पाएंगे, कहेंगे बिल्कुल नहीं। इस पानी के हेल्प से ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, यही जो लसलसा पदार्थ है, ठीक है, तो वो पदार्थ क्या है, तो कहेंगे कोशिका द्रव होता है। और ये जो द्रव है केवल और केवल ये कोशिका में ही नहीं, बल्कि ये जो आप देख रहे हैं इसके न्यूक्लियस में भी ये द्रव पाए जाते हैं। इस द्रव को अगर हम बात में करें तो इसे केंद्रक द्रव के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे, केंद्रक द्रव के अंतर्गत इसे जाना जाता है। केंद्रक द्रव यानी कि केंद्रक के अंतर्गत जो द्रव पाए जाते हैं केंद्रक के इनर पार्ट में, उस द्रव को, उस लिक्विड को हम क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव कहेंगे। अर्थात उसे अंग्रेजी में न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। अगली बात कर ले तो हमने कहा था गोल्जी कॉम्प्लेक्स अर्थात गोल्जी बॉडी की बात आपको याद होगा, गोल्जी एपैरेटस की बात होगा, ठीक है, या आप कहते हैं इसको गोल्जी बॉडी। तो ये जो गोल्जी बॉडी है इसे यातायात प्रबंधक के रूप में इसे जाना जाता है। क्यों, कैसे, सब कुछ हम आपको बताएंगे। अगली बात हमने आपको कहा था क्या, तो ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट, ये क्या है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है ये, इंडोप्लाज्मिक, ER इसी को कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और इसी पर राइबोसोम अवस्थित होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कल भी चर्चा हुआ था। तो सवाल आता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और इसके क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले कहेंगे कि भाई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कोशिका का एक अंग होता है। पहला ध्यान रखना, जैसे हमारे शरीर में उंगली है, क्या है, एक अंग है, नाक क्या है, एक अंग है, तो अंग होगा तो कुछ ना कुछ इसका कार्य होगा। उसी तरह से जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या कहा जाता है इसे, अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है। तो ये जो होता है ना, इसका क्या कार्य होता है, तो मैं आपको बता दूं पहले कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये दो प्रकार का होता है। क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का होता है। एक कहा जाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को कहा जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चीजों को सुनिएगा, सही से नहीं दिख रहा होगा कोई बात नहीं है, मैं चीजों को पहले आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। मैंने क्या कहा कि दो प्रकार की इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा जो होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब समझ ही रहे होंगे, खुरदरा जिसको कहते हैं, और स्मूथ का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, चिकना जिसे कहते हैं। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही क्या होती है, राइबोसोम होता है। क्या होता है, राइबोसोम होता है, जो प्रोटीन के सिंथेसिस में सहयोग करता है। प्रोटीन का सिंथेसिस करना किसका कार्य है, राइबोसोम का। वो कहाँ अवस्थित होता है, या प्रोटीन का निर्माण आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे, तो भाई रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ये सब कुछ आपका कहाँ, ER का काम है। वहीं पर जब हम बात करते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स और वसा का जो है ना सिंथेसाइजिंग का काम कहाँ पे कहेंगे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कहेंगे। तो ये इंडोप्लाज्मिक से चीज़ों को आपको समझ में आ रहा होगा। साथ ही साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो चारों तरफ क्या करती है, एक मेम्ब्रेन घेरा बनाए हुई है जो कि सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर और बाहर जाने देती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको कहा था कि दो चीज़ों से मिलकर बना है, क्या क्या, तो एक होगा क्या कहेंगे प्रोटीन, क्या होगा, प्रोटीन होती है, और
दूसरी की बात करें हम लोग, ठीक है, तो क्या, तो लिपिड होती है, क्या होती है, लिपिड होती है। तो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो पूरी तरह से कोशिका के चारों ओर घिरी रहती है और उसको सुरक्षात्मक तरीके से उसे हेल्प करती है, ठीक है। उसी में आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इसमें ये वाला पार्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, तो कल भी बात हुई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार से सेल का श्वसन स्थल है जहां पर ये श्वास का काम चलती है और श्वास श्वसन होने के बाद यहां पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, जिससे ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप यहां पर ऊर्जा का उत्पादन होता है और ऊर्जा के रूप में एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादित होती है। साथ ही साथ ग्लूकोज का भी निर्माण होता है। तो हम कहेंगे कि यह क्योंकि ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, ऊर्जा का उत्पादन किस रूप में हो रहा है, तो हम कहेंगे यहां पर ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में हो रहा है। एटीपी अर्थात एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हो रहा है। इस वजह से इसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री, तो मैंने कहा जहां प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, राइबोसोम की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स हैं आपके, मोटा मोटी जो चीजें हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जब आप इससे आगे जाएंगे तो हमने कुछ इस पर आपको ये जो सेल स्ट्रक्चर है उसका कुछ वर्कशीट रखा है। इस वर्कशीट में बस आपको ये देख के, फिगर देख के, आपको इस वर्कशीट में आज का काम आपका यही होगा कि जब आप फ्री रहें तो अपने आप को चेक करने की कोशिश करें। इस वर्कशीट में अगर दिख रहा होगा तो कौन सा पार्ट का क्या क्या नाम है, ये बस आपको बताना है। ये वर्कशीट है और इसमें मैंने कुछ खाली स्थान जो है छोड़ रखा है। आप जब भी अपने घर पे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर कोशिश करें इस वर्कशीट को फिलअप करने का। अगर आप इस वर्कशीट को कर पाते हैं तो आपको एक बार स्ट्रक्चर भी माइंड में रहेगा कि, और देखने से पता भी चल जाएगा कि कौन सा सेट कहां पर होगा, ठीक है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो वर्कशीट पे थोड़ा सा हमने काम कर दिया कि आंसर कहां क्या क्या होगा। जैसे कि हमने ये आपका क्या है, तो हम कहेंगे ये सेल है, क्या है, सेल है। और सेल को पूरा का उसी तरह से सेल है। तो सेल में यहाँ पर एक नंबर पे क्या होना चाहिए, क्या नाम है इसका, ये आपको बताना है। ये जो पीले वाले हैं इसका दूसरा नंबर पे है, इसका पीले वाले का क्या नाम है। तीसरा जो है ये वाला पार्ट, ये इसे क्या कहते हैं। चौथी बात करें तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसका क्या नाम है। पांचवी पार्ट ये जो देख रहे हैं आप, ये वाले जितने हैं, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है। छठी बात करें तो छोटे छोटे से ये वाले पार्ट हैं, इसका क्या नाम दिया गया है। और ये जो ग्रीन जैसा है बना हुआ, ये सातवां है, ठीक है। और इसके अंतर्गत ये अंदर में जो है इस पार्ट का क्या नाम, ये आठवां है। और ये बाहर में जो लेयर है वो नमा है। अगर हम देखें इस पर पहले पार्ट बाय पार्ट चलते हैं, फिर इसके काम पर भी काम करेंगे, ठीक है। आइए जब आप इस पर पार्ट बाय पार्ट देखते हैं तो सबसे पहले एक की बात करते हैं। तो ये पूरा का पूरा अंदर वाली चीज़ों को अगर हम नाम से यहाँ जानना चाहें तो ये हमारा क्या होगा, ये अंदर वाली जो चीज़ें हैं ये हम कहेंगे सर एक नंबर की बात करें तो ये न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, तो एक नंबर पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, अर्थात केंद्रक होगा। केंद्रक कहाँ होगा, सेंटर में केंद्रक होगा। देखो अभी आज प्रश्न नहीं, आपको बस सिर्फ इसी के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ, पहले आप चीज़ों को समझे और देख के बता दें कि कहाँ कौन सा अंग होता है। दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरा जो नंबर है ये येलो वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है। मैं यहां पर व्हाइट जैसे कलर कर देता हूं, ज्यादा दिखेगा। ये येलो वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, व्हाइट कर रहा हूं जहां पर मैं, ठीक है। ये जो येलो वाला पार्ट है यही इसका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो याद रखना है कि दूसरे नंबर पे जो था वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा होगा, ये येलो वाला पार्ट जो है यही ER है, अर्थात अंतःप्रद्रवी जालिका जिसे कहते हैं वो यही पार्ट है। तीसरी बात अगर लेके चलें कि तीसरे नंबर में ये जो छोटे छोटे से पार्ट्स हैं वो कौन से हैं, तो याद रखना ये जो लिक्विड है, अभी हमने कहा था ये जो लिक्विड है इसमें, इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं जीव द्रव। क्या कहते हैं इसको दोस्तों, इस लिक्विड को जीव द्रव कहते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं ये पूरा लिक्विड जो होगा वो जीव द्रव होगा। या कोशिका के अंतर्गत की बात करें कि भाई केंद्रक से बाहर और जो झिल्ली है उसके बीच में हो, तो इसे हम कहेंगे कोशिका द्रव का भी नाम इसे हम दे सकते हैं, ठीक है। पूरे रहेगा तो इसे हम कहेंगे जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। लेकिन कोशिका के अगर बात करें तो न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस को छोड़कर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड है उसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव कहेंगे, ठीक है। अगली बात कर लें यहां पर चौथे वाले पार्ट पर, तो ये जो देख रहे होंगे इस तरह का ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट ये है गोल्जी बॉडी। इसी को क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। गोल्जी काय जिसे कहते हो, ये वाला पार्ट हमारा गोल्जी बॉडी होता है। छठे की बात कर ले तो छठा जो है, ठीक है, पांचवा पहले, तो पांचवा ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं जहां पर ये छोटा छोटा सा रेड कलर का है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यही हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जहां पर
क्या होता है भाई, तो कहेंगे श्वसन स्थल होता है। सेल का क्या है, श्वसन स्थल कौन सा है, तो यही हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल में, जहां पर श्वसन स्थल होता है और एनर्जी उत्पादित होती है। और श्वसन क्या, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, इसको भी ख्याल में रखना है। आगे बढ़ते हैं तो छठा जो हमारा है, ये छोटे छोटे से जो जिसको मैं अभी बता जा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो छोटे छोटे से रेड कलर के हैं, ये वाले हो जाए, यहां पर हो जाए, ठीक है, छोटे छोटे से हैं, ठीक है। ये सारे जो गोल गोल छोटे छोटे से पार्ट हैं, इसे कहा जाता है भाई राइबोसोम। यही हमारा क्या है, राइबोसोम होता है, इसका ध्यान रखना, ये क्या है, राइबोसोम है। सातवें की बात करें, ये जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं, ये बड़ा सा ये ग्रीन कलर वाला जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये ग्रीन कलर वाला पार्ट हमारा क्या है, जब हम बात करें तो ये हुई है हमारा भाई लाइसोसोम, अर्थात इसे कह दो एक प्रकार से सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। दूसरी ओर देखें तो भाई अगर ये टूट जाए, फूट जाए, कोई चीज इसमें हो जाती है, तो ये पूरे सेल को भी पचा डालने की क्षमता रखती है। डाइजेस्टिव पावर इसमें बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है, इसका ख्याल रखेंगे। साथ ही साथ देखें तो इसमें 8वें वाले पॉइंट पर चलते हैं, तो इसके अंदर क्या होती है, तो हम सभी लोग जानते हैं केंद्रक में क्या पाया जाता है जी, तो 8वें नंबर पर कहेंगे केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है केंद्रक में, डीएनए पाया जाता है। डायराइबोन्यूक्लिक एसिड किसे क्या कहते हैं, डायराइबोन्यूक्लिक एसिड। दो चीज आपको पता होगा, डीएनए और आरएनए। तो इसमें क्या पाया जाएगा, कहेंगे डीएनए जो है इसमें पाया जाता है। अगली बात कहते हैं तो भाई इसमें 8वां हो चुका है सेल मेम्ब्रेन। तो हमने पहले ही कहा कि कोशिका के चारों तरफ जो पाया जाता है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। वो जो नमा पार्ट है हमारा कोशिका के चारों तरफ, वो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये सारी जो पार्ट थी इसको तो आपने अच्छे से समझा, लेकिन कुछ चीजें जो है जहां पर इंपॉर्टेंट है आपको शायद दिख नहीं रही होगी, ठीक है, आपको दिख नहीं रही होगी, दिखने में थोड़ी सी ब्राइटनेस में कुछ इशू है, ठीक है, वो टेक्निकल टीम्स कहेंगे कि इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर दिया जाए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है ना इंपॉर्टेंट है, जिसको आप थोड़ा सा समझने का सिर्फ प्रयास कीजिएगा। मैं कुछ चीज़ें जो आपको बताता चलता हूँ जो फैक्ट्स है। जैसे कि आपसे पहला सवाल ये है, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है। अगर सवाल पूछा जाए कि फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, तो वन लाइनर के तौर पर ही मैं आपको चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि कंटेंस डीएनए। न्यूक्लियस में होता क्या है, तो इसमें डीएनए होती है, उपस्थित होती है, कहाँ पर, न्यूक्लियस में होती है। और जो हम कहते हैं अनुवांशिक पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी ट्रेट्स हैं, जो लक्षण है, वो ट्रांसफर जो होती है वो किसके माध्यम से होती है, डीएनए जिन जो हम कहते हैं, वो सारा कुछ इसी के माध्यम से होती है और जो न्यूक्लियस में ही उपस्थित होता है। साथ ही साथ ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से हम किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियस को ही हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, अर्थात पूरे सेल को कंट्रोल करने की जो क्षमता है उससे में हम क्या कहेंगे, केंद्रक की बात करते हैं। अगली बात लेके चले न्यूक्लियो, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस की बात करते हैं। भाई देखो, एक तो न्यूक्लियस है, एक हम कहते हैं केंद्रक, और दूसरा क्या है, केंद्रिका। केंद्रक के अंदर वाला जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, तो इनर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस दैट बिगिंस दैट असेंबली ऑफ राइबोसोम। यहाँ पर असेंबल होता है, राइबोसोम को असेंबल करने का जो काम है वो कहाँ पर, केंद्रिका की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट है, क्या है क्लोरोप्लास्ट, याद होगा कल भी हमने कहा था, जो प्लास्ट की बात करते हैं, प्लास्टिड की बात करते हैं, लवक की बात करते हैं, वो केवल और केवल किसमें, एनिमल्स वाले में नहीं बल्कि प्लांट वाले सेल में, ओनली प्लांट सेल में प्लास्टिड उपस्थित होता है। और जिसमें मैंने कल चर्चा किया था कि 3 प्रकार की प्लास्टिड जो हैं उसमें होंगी, इनकी लवक कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन सा, एक तो क्लोरोप्लास्ट होगा, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट होगा, और तीसरा जो होगा क्रोमोप्लास्ट होगा। क्लोरो यानी कि हरित लवक बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक बोलते हैं, और क्रोमोप्लास्ट अर्थात जिसमें वर्ण होता है, रंग होता है, उसे कहते हैं। तो सवाल यहां पर था क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, जो जिस भागों में पेड़ पौधे के हरे वाले भाग हैं, खास करके पत्ती और तना, खास करके कहां, पत्ती और तना वाले भागों में देखें तो यहां पर क्या होगा, तो ये जो उपस्थित होगा, जो किस में मदद करती है, तो भाई भोजन बनाने में। और भोजन क्या, तो लाइट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया जब तक नहीं होगी तो भाई कैसे काम चलेगा, लाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती है पेड़ पौधे में और भोजन निर्माण में सहायक होती है। और सोलर पैनल ऑफ द सेल के नाम से इसलिए इसे जाना जाता है। जैसे हम लोग घर पे छत पर क्या करते हैं, सोलर पैनल लगाते हैं ना, तो उसी तरह सवाल पूछा जाएगा कि सोलर पैनल ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसे सोलर पैनल ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। अगली बात आ जाती है कि भाई गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी का क्या काम है, फंक्शंस की चर्चा कर रहे हैं, एक एक फंक्शंस में आपको बताता जा रहा हूं। सवाल पूरी अच्छे तरीके से पहले क्लियर है कि गोल्जी बॉडी है, सुनिएगा, ठीक है, चीजों को सुनिएगा और बोले हुए मेरे शब्दों को ना अगर आप बैठ के देख रहे हैं तो वहां पे आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा कि गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी की हम बात करते हैं तो इसका क्या फंक्शंस है, ये हमारे सेल में क्या करते हैं, क्या इसका कार्य है। तो ध्यान रखना कि ये मॉडिफाई, शॉर्ट
एंड शिप प्रोटीन्स एंड लिपिड। ये क्या करता है? मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है, शिप करता है भाई, ठीक है। किसे भाई? तो प्रोटीन और लिपिड को। किसे? प्रोटीन और लिपिड को ये करती है। और पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल के नाम से इसलिए इसे जाना जाता है। क्या जाना जाता है? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। या यातायात प्रबंधक के रूप में भी सवाल पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो किसे कहेंगे? तो गोल्जी बडी का ही नाम रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल, अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस क्या होता है? सवाल क्लियर है कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस क्या होगा? तो याद रखना कि मेक एटीपी, यानी कि हमने पहले ही कहा था ये श्वसन स्थल है, तो मेक एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और एटीपी है क्या? तो कहेंगे ऊर्जा है, एनर्जी है। तो पहला एटीपी का निर्माण करना किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का काम हो गया। पावर हाउस ऑफ द सेल, इसी वजह से इसे कहा जाता है। रेस्पिरेशन प्लेसेस क्या होगा? तो वही कहेंगे कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया ही रेस्पिरेशन प्लेसेस होती है। अगली बात को लेके चले तो राइबोसोम है। अगला पॉइंट क्या है? राइबोसोम है। जब सवाल पूछा जाए कि राइबोसोम का क्या फंक्शंस होगा, इफ यू टॉक अबाउट द राइबोसोम्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, देन वी कैन से दैट इट क्रिएट्स पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स एंड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। भाई ये तो क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन के चेन को क्रिएट करता है। ध्यान रखना, पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन। और प्रोटीन है क्या? तो पॉलीपेप्टाइड्स का ही बंधन उसमें होता है। क्या? पेप्टाइड्स का ही बंधन उसमें पाया जाता है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड्स की बात करते हैं तो पेप्टाइड्स का ही बंधन किसमें? प्रोटीन की बात करते हैं। तो इसके चेन को क्या करती है? क्रिएट करती है, श्रृंखला को डेवलप करती है, और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस का यानी सिंथेसाइज करने का कार्य भी करती है। इसलिए इसे फैक्ट्री ऑफ द सेल, किसकी भाई फैक्ट्री? तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है ना। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से किसे जानते हैं? तो राइबोसोम को जानते हैं। अगला है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला चीज मैंने कहा था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो पार्ट में होते हैं, स्मूथ और रफ। तो आया इसमें कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसमें क्या है कि भाई क्रिएट लिपिड्स फॉर द सेलुलर मेम्ब्रेन, यानी कि स्मूथ जो है ना, एक चीज याद रखना, इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स तो है ही। क्या? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स तो है ही, इसका भी निर्माण करना, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ इसमें लिपिड का क्या करती है? लिपिड का भी निर्माण करती है। किसके लिए? तो सेलुलर मेम्ब्रेन में क्या है? तो लिपिड है। तो लिपिड का क्रिएट्स लिपिड, ठीक है, लिपिड का। और साथ ही साथ किसके लिए भाई? फॉर द सेलुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो कोशिकाएं झिल्ली होती हैं उसके लिए इसका निर्माण करना। तो ये सारी कहानी एक एक करके इसी तरह से आगे और बढ़ाएंगे अगले दिन, ठीक है। एक और आप पहले भी समझ लिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रोटीन आर असेंबल एंड ट्रांसपोर्टेड इनटू आउट ऑफ द सेल। अब इसका काम क्या है? तुमने क्या कहा था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही क्या होता है? राइबोसोम होते हैं। तो वहां पर सिंथेसिस का काम करना, इन और आउट का काम करना, किसका? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा पार्ट होगा? कहेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसी का ये कार्य होता है। तो यहां तक चीजों को आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। बाकी चीजों को हम लेके चलते हैं। तो आगे अगर हम आगे आपको लेके चले तो फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन का उत्तर भी दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको बीएड, बिहार बीएड की तैयारी करनी है, ठीक है, तो आपका अपना परिवार बिहार अड्डा 24/7 की जो पूरी टीम है आपके लिए बिहार बीएड के लिए एक बैच लेके आई है, ठीक है। एक क्रैश कोर्स बैच समझ लीजिए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, जो आपकी 21 मार्च से स्टार्ट हो रही है। तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक तक्षशिला में, ठीक है, तक्षशिला वाले बैच में अगर अभी तक आपने इनरोलमेंट नहीं किया है दोस्तों, जो 14 मार्च से स्टार्ट हो रही है, तो आप जरूर जाएं अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर, ठीक है, और वहां से इस बैच में आप इनरोल हो जाएं, ठीक है। और इस बैच में इनरोल होने के लिए जो डिस्काउंट कोड है ना Y668 का प्रयोग जरूर करें, जिससे केवल और केवल ये बैच जो है 1400, ठीक है, कुछ 1700, ठीक है, 1760 रुपए में ये बैच आपको प्रोवाइड हो जाती है। केवल 1760 रुपए में ये बैच आपको मिल जाती है। तो आप जाएं और जल्द से जल्द इस बैच से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।